स्वागत है आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल जियोग्राफी विद डीके में। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, आज हम लोग जलवायु विज्ञान के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। शुरू करते हैं, चक्रवात के बारे में जानते हैं। आयनवर्ती मतलब मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है जिसको कहते हैं भूमध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर में एक रेखा है। ठीक, और 23.5 डिग्री दक्षिण में एक रेखा है। ऊपर वाले को कहते हैं कर्क रेखा, ठीक, और नीचे वाले को कहते हैं मकर रेखा। तो दोनों के बीच वाले एरिया को कहते हैं आयनवर्ती क्षेत्र। ठीक है, तो 30 डिग्री उत्तरी से 30 डिग्री दक्षिणी के मध्य अक्षांशों में उत्पन्न चक्रवातों के क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। ये निम्न वायुदाब वाले अभिसरण परिसंचरण तंत्र होते हैं जिनकी औसत जो व्यास होती है वह 640 किलोमीटर तक होती है। देखिए, इसका औसत व्यास कितना होता है? 640 किलोमीटर तक होती है। वायु संचरण की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों को प्रतिकूल तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल दिशा में होती है। आप कैसे इसको देखिए, जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, मान लीजिए एक घड़ी है, ठीक है, यहाँ 12 है और यहाँ 6 है, ठीक है, यहाँ 3 है, यहाँ 9 है। तो जो घड़ी होती है वो क्या करती है? इस तरह से चक्कर काटती है। ठीक, इस तरह से चलती है। लेकिन जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात में वायु का जो संचरण होता है वह उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के प्रतिकूल। देखिए, घड़ी इस तरह चलती है तो घड़ी के सुई के प्रतिकूल यानी इस तरह, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में। और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल। ठीक है, तो घड़ी की सुई के अनुकूल ये वाली हो गई पहला वाला, और घड़ी की सुई के प्रतिकूल दूसरा वाला। ठीक, तो उत्तरी गोलार्ध में वायु की दिशा क्या होती है? घड़ी की सुई के प्रतिकूल होती है और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात इतने शक्तिशाली होते हैं कि एक प्रचंड चक्रवात में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम के समान 10,000 परमाणु बमों के बराबर ऊर्जा इसमें होती है। इसी कारण से उष्णकटिबंधीय चक्रवात अत्यधिक शक्तिशाली, विनाशकारी, खतरनाक तथा घातक वायुमंडलीय तूफान होते हैं। ठीक है, तो जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी होता है, खतरनाक होता है। ठीक, यह 10,000, ठीक है, परमाणु बमों के बराबर इसमें ऊर्जा होती है। अब हम लोग उष्णकटिबंधीय चक्रवात के प्रकार के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, क्रमबद्ध अध्ययन हम लोग करेंगे। इसके बाद प्रकार के बाद हम लोग उत्पत्ति कैसे होती है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, फिर कहाँ कहाँ उत्पन्न होती है, किस किस नाम से जानी जाती है, इसमें वायु की दिशा क्या होती है, या इसमें वर्षा कैसे होती है, सारे कुछ इसमें जानेंगे। ठीक, देखिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के प्रकार देखा जाए तो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के मौसम आकार सामान्य स्वभाव में इतना अंतर अधिक होता है कि इनको कुछ निर्दिष्ट प्रकारों में विभाजित करना दुष्कर हो जाता है। दुष्कर मतलब मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तीव्रता के आधार पर संयुक्त राज्य अमेरिका में इनको 4 भागों में विभक्त किया गया है। ठीक है, किसके आधार पे? तीव्रता के आधार पर संयुक्त राज्य अमेरिका में उष्णकटिबंधीय चक्रवात को 4 भागों में विभक्त किया गया है। अब ये देख लेते हैं कौन कौन से 4 भाग हैं। देखिए, पहला है उष्णकटिबंधीय विक्षोभ, ठीक है, उष्णकटिबंधीय विक्षोभ। दूसरा है उष्णकटिबंधीय अवदाब, और तीसरा है उष्णकटिबंधीय तूफान, और चौथा है हरिकेन या टाइफून। तो इसके बारे में हम चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। तो जो उष्णकटिबंधीय विक्षोभ है, यानी पहला उष्णकटिबंधीय जो विक्षोभ है, यह क्या होता है? इन चक्रवातों में 1 या 2 घिरी समदाब रेखाएं होती है, हवाएं क्षीण गति से केंद्र की ओर प्रवाहित होती है। तो उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात होता है इस तरह से, ठीक है, वायुदाब समदाब रेखाएं होती है। तो जो केंद्र होता है, ठीक है, वहाँ पे न्यूनतम वायुदाब होता है, यानी मान लीजिए 900 वायुदाब है केंद्र वाली, उससे बाहर 910 है, उससे बाहर 920 है, सॉरी, ठीक है, उससे बाहर 930 है। तो हवाएं क्या होगी? बाहर से केंद्र की तरफ चलेंगी। ठीक, यानी उष्णकटिबंधीय चक्रवात में केंद्र में क्या होता है? निम्न वायुदाब, ठीक है, यानी लो प्रेशर LP, ठीक है, और बाहर क्या होता है? HP यानी हाई प्रेशर, ठीक है, यानी उच्च वायुदाब होता है। तो जो उष्णकटिबंधीय विक्षोभ होता है इसमें 1 या 2 समुदाय रेखाएं होती है, हवाएं जो होती है
यानी क्षीण गति से, यानी क्षीण मतलब मंद गति से, ठीक है, केंद्र की ओर प्रवाहित होती है तथा चक्रवात मंद गति से आगे बढ़ता है। परंतु उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में सर्वाधिक यह क्या होती है, विस्तृत होती है और व्यापक होती है। जो उष्णकटिबंधीय विक्षोभ होता है वह उष्णकटिबंधीय चक्रवात में यह सर्वाधिक क्या होती है, व्यापक एवं विस्तृत होती है, ठीक है। लेकिन यह क्या होती है, इसकी गति बहुत मंद होती है और कभी कभी एक ही स्थान पर यह कई दिन तक टिके रहती है, क्योंकि इसमें जो होता है डिफरेंस जो होता है वायुदाब समताप रेखाओं में यह बहुत कम होता है। इसलिए यह विक्षोभ जो उष्णकटिबंधीय विक्षोभ होते हैं यह कई दिनों तक एक ही स्थान पर स्थिर रहते हैं और यह बहुत ही क्या होते हैं, विस्तृत होते हैं, यानी व्यापक क्षेत्रों पे यह घिरे होते हैं, ठीक है। कभी कभी यह एक ही स्थान पे कई दिन तक रहते हैं। अब हम लोग इसमें दूसरा जानते हैं उष्णकटिबंधीय जो अवदाब है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय जो अवदाब है इसमें एक से अधिक समदाब रेखाएं वाले छोटे आकार के उष्णकटिबंधीय चक्रवात, एक से अधिक जो समदाब रेखाओं वाले छोटे आकार के उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को क्या कहते हैं, अवदाब कहते हैं। इनके अंदर हवाएं 40 से 50 किलोमीटर की गति से चलती हैं, ठीक है। इस तरह जो हवाएं चलती हैं यानी केंद्र से बाहर से केंद्र की तरफ वह कितनी किलोमीटर की रफ्तार से चलती है, 40 से 50 किलोमीटर के, ठीक है, प्रति घंटे के रफ्तार से यह हवाएं चलती हैं। यह मुख्य रूप से भारत तथा उत्तरी ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है, गर्मियों में प्रभावित करते हैं। अब हम लोग तीसरा देखते हैं जो उष्णकटिबंधीय तूफान है, ठीक है। जो उष्णकटिबंधीय तूफान है यह न्यून वायुदाब के केंद्र होते हैं। न्यून वायुदाब मतलब केंद्र में बहुत ज़्यादा कम प्रेशर होता है और बाहर की तरफ ज़्यादा होता जाता है तथा समदाब रेखाओं से घिरे होते हैं। बाहर से हवाएं क्या होती है, केंद्र की तरफ आती है, वही बाहर से हवाएं क्या होती है, केंद्र की तरफ आती हैं, ठीक। जो हवा की गति होती है, अब यहाँ पे हवा की गति 40 किलोमीटर से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हो जाती है, किसमें, उष्णकटिबंधीय तूफान में, ठीक। यह जो होती है इसमें मूसलाधार बारिश होती है और यह मुख्य रूप से बांग्लादेश, ठीक है, पश्चिम बंगाल के डेल्टाई, आंध्र प्रदेश, यह सब क्षेत्रों को तबाही करती है। साथ ही साथ कैरेबियन सागर, फिलीपींस आदि में भी यह उत्पन्न होते हैं। अब जो चौथा हम लोग इसके जानेंगे हरिकेन या टाइफून, ठीक है, हरिकेन या टाइफून, यह कई घिरी समदाब रेखा वाले विस्तृत उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या कहते हैं, हरिकेन कहते हैं। कि कहाँ पे कहते हैं इसको, संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन कहते हैं या टाइफून चीन में कहते हैं, ठीक है। हरिकेन प्रति घंटे में जो इसकी रफ्तार होती है प्रति घंटे में 120 किलोमीटर से अधिक होती है, ठीक है। यद्यपि जो हरिकेन होती है अत्यधिक विशालकाय तथा प्रचंड होती है। इनका जलवायु संबंधी महत्व क्या होता है, बहुत ही कम होता है। हरिकेन का जलवायु संबंधित महत्व एकदम नगण्य होता है क्योंकि यह बहुत कम उत्पन्न होते हैं, ठीक है। यह प्राय जो होते हैं शीतोष्णकटिबंधीय तथा चक्रवात एक ही जैसे ही दिखते हैं। अब हम लोग अब देखते हैं समान रूप से उष्णकटिबंधीय चक्रवात को तीव्रता के आधार पे दो भागों में रखा जाता है। अब वह जो 4 भाग थे उसी को अब हम लोग तीव्रता के आधार पर अगर देखा जाए तो इसको 2 प्रमुख भागों में और 4 उपभागों में विभाजित करते हैं। जैसे पहला प्रमुख भाग जो है कमजोर चक्रवात, दूसरा प्रचंड चक्रवात। तो कमजोर चक्रवात के अंतर्गत उष्णकटिबंधीय विक्षोभ और उष्णकटिबंधीय अवदाब को रखते हैं और जबकि प्रचंड चक्रवात में हरिकेन या टाइफून या टॉर्नेडो को रखा जाता है। अब हम लोग उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति कैसे होती है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात की जो उत्पत्ति के विषय में एक मत नहीं है। वाताग्र जो सिद्धांत के समर्थकों के अनुसार, वाताग्र सिद्धांत जो के समर्थक वह शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बारे में बताए थे, उनके समर्थकों के अनुसार सभी प्रकार के जो चक्रवात होते हैं उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, वाताग्र के कारण होती है। भूमध्यरेखीय भागों में 2 विपरीत भौतिक गुणों वाली वायुराशियों के अभाव में भी वाताग्र का निर्माण अस्थायी तथा सागरीय हवाओं के मिलने के कारण हो जाता है। प्रारंभ में विभिन्न वाताग्र होते हैं परंतु आगे चल के यह वाताग्र विलीन हो जाते हैं, ठीक है। इस मत को मान्यता प्राप्त नहीं है। वाताग्र जो संबंधी सिद्धांत दिए थे विद्वान उसको मान्यता प्राप्त नहीं है क्योंकि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का संबंध वाताग्र से कदापि नहीं होता, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति तथा विकास के लिए निम्न अनुकूल दशाएं होना आवश्यक है। तो आप लोग यह वीडियो पूरा जरूर देखें, गारंटी के साथ कह रहे हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात से पूछे जाने वाला एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में गलत होना नहीं है अगर यह आप लोग पढ़ लिए, इसका नोट्स बना लिए तो, ठीक।
अब देखिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति तथा विकास के लिए निम्न अनुकूल दशाओं का होना आवश्यक है। कौन कौन सी दशाओं का होना आवश्यक है जिससे उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न हो सके? ठीक है, तो पहला जो आवश्यक दशा है वह क्या है? गर्म एवं आर्द्र वायु। गर्म रहनी चाहिए। आर्द्र वायु जब रहेगी तो समझ लिया वह वायु क्या रहेगी? गर्म ही रहेगी। ठीक है, आर्द्र का मतलब उसमें जलवाष्प पर्याप्त मात्रा में रहे। ठीक है, आपूर्ति होनी चाहिए। लगातार आर्द्र वायु की आपूर्ति होती रहनी चाहिए। ज्ञातव्य है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का गर्मियों में उस समय निर्माण होता है जब सागरीय सतह का तापमान कितना हो जाए? 27 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए। यानी सागर का जो सतह है उसका तापमान कितना हो जाए? 27 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक। ठीक है, फिर दूसरा जो इसका प्रमुख विशेषता है, इन चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए उच्च मान वाले कोरियालिस बल का होना आवश्यक है। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात कब उत्पन्न होंगे? जब उच्च मान का कोरियालिस बल उपलब्ध होगा। यही कारण है कि भूमध्य रेखा के, ठीक है, सॉरी यहाँ 5 होगा, 5 से 8 डिग्री अक्षांश वाले क्षेत्रों में न्यूनतम कोरियालिस बल के कारण उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का प्राय अभाव होता है। ठीक है, इससे यह साफ प्रकट होता है कि कोरियालिस बल के कारण हवाओं की दिशा में विक्षेप होने से ही चक्राकार चक्रवाती परिसंचरण सिस्टम का उद्भव होता है। अधिकांश उष्णकटिबंधीय चक्रवात, यहाँ देखिए यहाँ पे भी मिस्टेक हुआ है, 30 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के चौड़ी पट्टी में महासागरों के पश्चिम भागों में उत्पन्न होते हैं। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ उत्पन्न होते हैं? महासागरों के पश्चिम भाग में। मान लीजिए कहाँ पे? इस तरह मान लीजिए यह अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है, यह अफ्रीका महाद्वीप है, तो यहाँ पे फिर यहाँ भारत है। मान लीजिए अब तो यह हिंद महासागर है। हिंद महासागर में क्या है? बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, और यह क्या है? अरब सागर। ठीक, तो ये बता रहा है महासागरों के पश्चिम भाग में। तो हिंद महासागर का अगर देखा जाए तो हमेशा जो कोई भी मैप रहेगा उसके ऊपर क्या रहेगा? उत्तर रहता है। ठीक है, कोई भी मैप रहे तो ऊपर वाला एकदम हिस्सा क्या होता है? उत्तर दिशा दर्शाता है और नीचे दक्षिण होता है। तो ये इधर हो जाएगा पूरब और इधर हो जाएगा पश्चिम। तो देखिए महासागरों का पश्चिम तट, तो महासागर का पश्चिमी हो जाएगा, और महाद्वीपों का पूर्वी तट, यह महासागरों के पश्चिम तट पे यह उत्पन्न होता है, और महासागरों के महाद्वीपों के पूर्वी तट को यह प्रभावित करता है। यहाँ दिया हुआ है महासागरों के पश्चिम भाग में यह क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं। आगे अभी आगे आप मैप दिखाएंगे तो आप समझेंगे बेहतर। उष्णकटिबंधीय चक्रवात अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण, ठीक है, यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेशन से संबंधित होता है। यानी क्या होता है? उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात होता है वह अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण से संबंधित होता है। यानी जो व्यापारिक हवाएं होती हैं, ठीक है, दोनों गोलार्धों में, उत्तर की तरफ उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में, दोनों क्या होती हैं? जहाँ आके आपस में मिलती हैं उसी को कहते हैं अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण कहते हैं। ठीक है, यह उससे संबंधित होते हैं। इस अभिसरण मेखला का देखिए यहाँ गलती हो गया, 30 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच विस्तार होता है। यानी 30 डिग्री दक्षिणी से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच इसका विस्तार हो गया। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया। यह स्थिति उत्तरी गोलार्ध के ग्रीष्म काल में रहती है। सूर्य की दक्षिणायन स्थिति में ITC का दक्षिण की ओर स्थानांतरण हो जाता है। देखिए अभी समय सूर्य का क्या हो रहा है? दक्षिणायन स्थिति हो रहा है। यानी अब क्या हो रहा है? सूर्य मकर रेखा की तरफ जा रहा है भूमध्य रेखा से। ठीक है, तो अब जो ITC होगा यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेशन जो होगा वह क्या होगा? दक्षिणी भाग, दक्षिणी गोलार्ध में होगा। ठीक है, यही कारण है कि उत्तरी गोलार्धों की शीत ऋतु चक्रवात प्राय अनुपस्थित रहते हैं। ठीक है, चौथा जो विशेषता है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के पहले कमजोर उष्णकटिबंधीय विक्षोभों की स्थिति होने से यह विक्षोभ तीव्र हो जाते हैं और अंततः एक प्रचंड तूफानी चक्रवात में बदल जाते हैं। आगे धरातली चक्रवातों के ऊपर यानी 9000 से 15000 मीटर की ऊंचाई पर प्रति चक्रवाती या परिसंचरण होना चाहिए। ठीक है, यानी धरातली जो चक्रवात होते हैं उसके ऊपर यानी लगभग 9 किलोमीटर से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्रति चक्रवाती परिसंचरण होना चाहिए। प्रति चक्रवाती परिसंचरण में क्या होता है? केंद्र में क्या होता है? उच्च वायुदाब होता है और केंद्र की बाहर क्या होता है? निम्न वायुदाब है। यानी हवाएं केंद्र से बाहर की तरफ चलती है। किसमें? प्रति चक्रवाती परिसंचरण में।
तो उष्णकटिबंधीय जहाँ चक्रवात उत्पन्न हो रहा है उसके ठीक ऊपर, मान लीजिए यहाँ पे उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न हो गया, इसके ठीक ऊपर यहाँ पे कितना ऊंचाई पे 9 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पे प्रति चक्रवाती दशा होनी चाहिए। ठीक, आगे ज्ञातव्य है कि ऊपर स्थित जो प्रति चक्रवाती परिसंचरण के कारण धरातली सतह को हवाएं ऊपर खींचती हैं, जिस कारण धरातली सतह वाला न्यून वायुदाब केंद्र और अधिक विस्तृत हो जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण मंडल में छोटे छोटे वायुमंडलीय भंवरों के आसपास उत्पन्न होते हैं। अब हम लोग देखते हैं सारांश में थोड़ा इसका क्या क्या इसमें महत्वपूर्ण है, इसके विशेषता। ठीक है, सारांश में सभी प्रकार के उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए निम्न दशाएं आवश्यक होती है। कौन कौन सी आवश्यक दशाएं होती हैं तो आप उसको नोट जरूर करेंगे। ठीक है, जैसे पहला, गर्म एवं आर्द्र वायु की लगातार आपूर्ति होनी चाहिए। ठीक, सेंसिबल तथा संघनन की गुप्त ऊष्मा का प्रयुक्त स्रोत होना चाहिए। वायु में ऊपर मुखी संचलन तथा हवाओं का अभिसरण होना चाहिए। वायु में ऊपर मुखी संचलन का मतलब, मान लीजिए यह जल है, ठीक है, जल है, गर्म होकर ऊपर की तरफ जाएगी और यह हमेशा ऊपर की तरफ जानी चाहिए। ठीक है, यहाँ कह रहा है वायु में ऊपर मुखी संचलन यानी ऊपर की तरफ हवाएं जानी चाहिए। साथ ही साथ जो हवाएं हैं इसमें अभिसरण होना चाहिए, यानी आपस में यह क्या होनी चाहिए, टकरानी भी चाहिए। ठीक, अभिसरण भी होनी चाहिए। चौथा, शक्तिशाली ट्रिगर क्रियाविधि जो चक्रवात को सक्रिय एक्टिव कर सके, यह कार्य ऊपरी क्षोभमंडल में निम्न वायुदाब सिस्टम के प्रवेश द्वारा उत्पन्न होता है। जो शक्तिशाली ट्रिगर क्रियाविधि है उसका मतलब यह है, ठीक, जब हवाएं ऊपर की तरफ उड़ती हैं क्या होती है, वह ठंडी होती है। जब ठंडी होती हैं तो वहाँ पे जो संघनन की गुप्त ऊष्मा होती है वह रिलीज होती है। जब रिलीज होती है तो क्या करती है, हवाओं को और गर्म करके ऊपर की तरफ उठाती है। इसी को कहते हैं शक्तिशाली ट्रिगर क्रियाविधि। ठीक, यह होनी चाहिए जो चक्रवात को सक्रिय कर सके। यह कार्य ऊपरी क्षोभमंडल में निम्न वायुदाब सिस्टम के प्रवेश द्वारा संपन्न होता है। जो पांचवा विशेषता होना चाहिए, 60 से 70 मीटर की गहराई तक सागरी जल, जो सागरी जल होनी चाहिए वह 60 से 70 मीटर। ठीक है, मान लीजिए यह सागर है, ठीक है, सागर है, तो जो सागरी जल है वह यानी यह इसका तल है सागर का ऊपरी तल, और जो जल है वह कितनी मीटर तक गहराई तक, यानी 60 से यहाँ तक, मान लीजिए यह 60 से 70 मीटर गहराई तक, यानी इस पूरा इलाका में जो सागरी जल का तापमान कितना हो जाइए, 27 डिग्री तापमान होनी चाहिए। ठीक, आगे, निम्न ऊंचाई पर पूर्व स्थित विक्षोभों की उपस्थिति होनी चाहिए। कोरियालिस बल का उच्च मान होना चाहिए। ऊपरी क्षोभमंडल में अपसारी परिसंचरण वही प्रति चक्रवाती दशा होनी चाहिए। कहाँ, ऊपरी क्षोभमंडल, मान लीजिए यह क्षोभमंडल है, ठीक है, मान लेते हैं यह क्षोभमंडल है, यह क्षोभमंडल का पूरा एरिया क्षोभमंडल है और यह धरातल के आसपास चक्रवात उत्पन्न होंगे। तो चक्रवात के ऊपर यानी और क्षोभमंडल के ऊपर यहाँ पे प्रति चक्रवात होनी चाहिए। प्रति चक्रवात यानी अपसारी है, अपसारी मतलब हवाएं केंद्र से बाहर की तरफ जाना, उसी को कहते हैं अपसारी, और अभिसारी हवाएं बाहर से केंद्र की तरफ आना। तो जब हवाएं बाहर से केंद्र की तरफ आएंगी तो चक्रवात उत्पन्न होगा। अब जब हवाएं केंद्र से बाहर की तरफ जाएंगी तो वहाँ पे क्या होगा, प्रति चक्रवात होना चाहिए। ठीक है, आगे, अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण जो ITC है, यह मंडल में छोटे छोटे वायुमंडलीय भंवर का अस्तित्व आदि, तो इतना यानी 9 विशेषता वहाँ पे होनी चाहिए, तभी जाके उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होंगे। ठीक, अब हम उष्णकटिबंधीय चक्रवात के मार्ग देख लेते हैं कि मानी वह अगर उत्पन्न हो जाते हैं कहीं पे तो वह किधर से किधर की तरफ जाते हैं। देखिए यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, आप लोग थोड़ा ध्यान दे देंगे। उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होते हैं, उष्णकटिबंधीय महासागरों की गर्म सतहों पर उत्पन्न होने के बाद जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं दोनों गोलार्धों में, यानी 20 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांश मेखला में व्यापारिक हवाओं के प्रभाव में, ठीक है, जो यह उत्पन्न होता है उसके बाद क्या होता है, व्यापारिक हवाओं के प्रभाव में यह पूरब से पश्चिम दिशा में अग्रसर होते हैं। ठीक है, पूरब से पश्चिम दिशा, तो मान लीजिए यह पृथ्वी है और यह ऊपर क्या होता है, उत्तर होता है, ठीक, और नीचे क्या होता है, दक्षिण होता है। तो इधर हो जाएगा पूरब, इधर क्या हो जाएगा, पश्चिम। ठीक, तो जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है 20 डिग्री, दोनों गोलार्ध में 20 डिग्री, सॉरी यहाँ 30 डिग्री होना चाहिए
टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, आप लोग ध्यान देंगे। 30 डिग्री उत्तरी से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मेखला में जो पूर्वी व्यापारिक हवाओं के प्रभाव में क्या होते हैं, पूरब से पश्चिम दिशा की ओर अग्रसर होते हैं। तो यानी यहाँ अगर उत्पन्न हो गए उष्णकटिबंधीय चक्रवात तो यहाँ पूरब साइड में उत्पन्न हुआ है और धीरे धीरे क्या होंगे, पश्चिम की दिशा की ओर बढ़ेंगे। तो यही इनका मार्ग क्या हो जाएगा, पूरब से पश्चिम, यानी यहाँ उत्पन्न हुए पूरब में और यह कहाँ जा रहे हैं, पश्चिम की तरफ जा रहे हैं। आगे महासागरों के पश्चिम छोर पर पहुँचने के बाद महाद्वीपों के पूर्वी तटीय भाग से टकराकर उत्तर पश्चिम दिशा में मुड़ जाते हैं। तो उत्तर पश्चिम दिशा का मतलब पश्चिम में तो जा ही रहे थे, अब यह टकराने के बाद क्या होते हैं, उत्तर की तरफ मुड़ जाते हैं। अभी हम आगे और बेहतर समझाएंगे मैप के द्वारा। मुड़ जाते हैं, इसके बाद इनकी जो दिशा होती है वो क्या होती है, ध्रुव की ओर हो जाती है। भूमध्य रेखीय गर्म महासागरीय धाराएं भी इन चक्रवातों को पश्चिम दिशा में चलने पर, ठीक है, दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों तक, दोनों गोलार्धों यानी 30 डिग्री उत्तरी से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य तक पहुँचने के, ठीक। यदि उष्णकटिबंधीय चक्रवात अब भी समाप्त नहीं होते हैं तो पछुआ हवाओं के प्रभाव में मुड़कर पूरब की दिशा की ओर चलने लगते हैं। ज्ञातव्य है कि जैसे ही उष्णकटिबंधीय चक्रवात तटवर्तीय स्थलीय भागों से टकराते हैं उनकी ऊर्जा का क्षय प्रारंभ होता है। यानी जब स्थल से यह टकराते हैं तो उनकी ऊर्जा क्या होती है, क्षय होती है तथा वे कमज़ोर पड़ने लगते हैं। यानी अगर देखा जाए भारत के बंगाल की खाड़ी में अगर उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं तो अगर उड़ीसा तट पर टकराते हैं तो टकराने पर वहाँ वर्षा खूब करेंगे, फिर अंदर की तरफ जाएंगे, उनके गति में क्या हो जाएगा, कमी आती जाएगी क्योंकि वह कमज़ोर पड़ने लगते हैं। क्योंकि इनका जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है उष्णकटिबंधीय महासागरों की गर्म जो सतह होती है, ठीक है, से संबंध विच्छेद होता है। कभी कभी उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक ही स्थान पर अपने जीवन चक्र के कई दिन तक अस्थायी होते हैं। उल्लेखनीय है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के मार्गों में क्षेत्रीय विभिन्नता भी होती है, परंतु सामान्य तौर पर पूर्वी व्यापारिक हवाओं तथा विषुवतरेखीय महासागरीय धाराओं के प्रभाव में यह किधर से किधर चलते हैं, पूरब से पश्चिम दिशा में गतिशील होते हैं। विषुवत रेखा से 15 डिग्री अक्षांश यानी दोनों गोलार्धों तक इनकी दिशा क्या होती है, पूरब से पश्चिम होती है। फिर 15 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में या ध्रुवों की ओर मुड़ जाते हैं पहले, या क्या होते हैं 15 डिग्री तक या पूरब से पश्चिम चलते हैं, फिर 15 डिग्री से 30 डिग्री के बीच या ध्रुवों की तरफ चलने लगते हैं, ठीक है। फिर यह क्या होते हैं, ध्रुवों के बाद यह पूरब दिशा में इधर फिर मुड़ जाते हैं, इस तरह यह मुड़ जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए चलने की गति इनकी, देखिए यह है प्रशांत महासागर, ठीक है, यह हिंद महासागर है। अब देखिए यहाँ पे अटलांटिक महासागर है, ठीक। तो जो चक्रवात होते हैं वह पूरब में मान लीजिए उत्पन्न हो रहे हैं, पश्चिम की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे हम यहाँ समझाते हैं, देखिए यहाँ पे पूरब में यह उत्पन्न होते हैं, ठीक है, और यह पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं। इनकी दिशा पहले पूरब से पश्चिम है, ठीक है, यह इधर पश्चिम है, और फिर उसके बाद यह उत्तर की तरफ मुड़ते हैं। उत्तर की तरफ मुड़ने के बाद यह फिर पूरब की तरफ मुड़ रहे हैं। इनकी दिशा क्या होती है, समान तौर पर पूरब से पश्चिम होती है, लेकिन यह 15 डिग्री से 30 डिग्री के बीच यह क्या हो जाते हैं, पश्चिम से मुड़ के यह उत्तर की तरफ ध्रुवों की तरफ चले जाते हैं। अब हम लोग उष्णकटिबंधीय चक्रवात की संरचना देखते हैं, यानी इनकी बनावट कैसी होती है इसके बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक। जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होती है यह क्षैतिज संरचना जो इसमें होते हैं यह 6 संबंध तथा लगभग वृत्ताकार मेखलाएं यानी बेल्ट होती है। इन मेखलाओं के बीच सुस्पष्ट विभाजक रेखा नहीं होती है क्योंकि सभी 6 मेखलाएं अविच्छिन्न होती है तथा चक्रवात की अभिन्न अंग है। चक्रवात के केंद्र से बाहर की ओर स्थित विभिन्न मेखलाओं की निम्न विशेषताएं होती हैं, ठीक। थोड़ा कहीं कहीं टाइपिंग मिस्टेक हो गया है तो आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक। पहला जो 6 मेखलाएं हैं, मान लीजिए यहाँ पे उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न हो गया, ठीक है, तो यह क्रमबद्ध 6 मेखलाएं हैं। मान लीजिए इतने एरिया तक उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न हो गया तो इसमें क्या होती है, 6 क्रमबद्ध मेखला है। मान लीजिए पहली मेखला है, ठीक, फिर दूसरी मेखला है, इधर भी रहेगी, फिर यह तीसरी मेखला है, इधर भी रहेगी, फिर चौथी मेखला है, ठीक है, इधर भी रहेगी, फिर 5वीं मेखला है,
और इधर भी रहेगी, ठीक है, क्योंकि यह पहली मेखला है तो दोनों तरफ रहेगी उसके, एक गोलाकार रहेगा ना। तो इसको छो को हम लोग बारी बारी देखते हैं, यानी पहली, यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां, इधर भी दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां, ठीक, यानी 1 से 6 तक इधर और 1 से 6 तक इधर। तो ऐसे 6 इसमें मेखलाएँ रहेगी। तो हम पहले की इसकी विशेषता जान लेंगे, पहली की, ठीक है। तो चक्रवात के केंद्र को प्रदर्शित करता है। जो चक्रवात का चक्षु होता है यानी केंद्र जो होता है वह क्या करता है, आँख को प्रदर्शित करता है, यानी चक्षु मतलब आँख को प्रदर्शित करता है। वास्तव में, ठीक, वास्तव में केंद्रीय भाग चक्रवात का क्रोड क्षेत्र यानी कोर एरिया होता है, जिसमें वायु का प्रवाह जो होता है, वेग होता है, वह न्यूनतम होता है। तापमान क्या होता है, अधिकतम होता है। वायुदाब क्या होता है, निम्नतम होता है। सापेक्षिक आर्द्रता सभी मेखलाओं से अधिक होती है, परंतु आकाश लगभग मेघ रहित होता है, अतः मौसम साफ रहता है, ठीक है। तो एग्जाम में पूछ देगा निम्न में से कौन सी चक्रवात के चक्षु की विशेषता नहीं है। तो इसमें से आप लोग देखिए क्या क्या इसकी विशेषता है। क्या विशेषता है, पहले यह इसको क्रोड क्षेत्र भी बोलते हैं। इसमें जो वायु का वेग होता है वह न्यूनतम होता है। तापमान इसमें क्या होता है, अधिकतम होता है। वायुदाब न्यूनतम होता है। जब तापमान अधिकतम है तो वायुदाब क्या होगा, न्यूनतम होगा, ठीक है। अगर तापमान न्यूनतम है तो वायुदाब क्या होगा, अधिकतम हो जाएगा। यानी तापमान और वायुदाब में विपरीत संबंध होता है, आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। सापेक्षिक आर्द्रता इसमें क्या होती है, सभी मेखलाओं से, यानी जो 6 मेखलाएँ बनी हैं उसमें सबसे ज़्यादा अगर सापेक्षिक आर्द्रता पाई जाएगी, कहाँ पाई जाएगी, चक्रवात की आँख में, ठीक है। परंतु जो आकाश होंगे वह मेघ रहित होंगे, यानी बादल से रहित होंगे। मौसम क्या होगा, साफ होगा, क्योंकि जब मेघ ही नहीं है यानी बादल ही नहीं है तो मौसम कैसा रहेगा, साफ रहेगा, ठीक है। तो पहली विशेषता आप लोग देख लिए। दूसरी विशेषता हम लोग देखते हैं, जो इस तरह 6 मेखलाएँ बनी थी, ठीक है, दोनों तरफ 6 मेखलाएँ, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो पहली विशेषता चक्रवात की आँखें थी यानी चक्षु थी। अब हम लोग दूसरी विशेषता पढ़ने जा रहे हैं, चक्षु की दीवार, ये वाला, ठीक है, दीवार दूसरी। तो उच्च, इस दीवार में उच्च पवन वेग वाली पतली पट्टी होती है जो चक्रवात की आँख को चारों तरफ से घेरी रहती है। मान लीजिए चक्रवात है और इसके ये क्या है, चक्षु की दीवार है, ठीक है। तो इसको चारों तरफ से क्या होती है, घेरे रहती है, इसी को कहते हैं चक्षु दीवार। और ये क्या हो गया, चक्षु हो गया, ठीक है, चक्रवात की चक्षु हो गया। तो यह दूसरा जो हो गया चक्षु दीवार हो गया। तो क्या कह रहा है, उच्च पवन वेग वाली होती है, जो दीवार होती है उच्च पवन वेग वाली होती है और जो चक्रवात की आँख को चारों तरफ से घेरे रहती है। चक्षु दीवार वास्तव में जो होती है चक्रवात के केंद्र यानी चक्षु अर्थात आँख के चारों ओर कपासी वर्षा मेघ होती है कि पतली मेखला होती है, ठीक है। जो चक्षु दीवार में कौन सी बादल पाए जाएंगे, कपासी या वर्षा मेघ पाया जाएगा, ठीक है। इस मेखला की निम्न विशेषताएं होती है, यानी किसकी, चक्षु दीवार की निम्न विशेषताएं होती हैं। उच्चतम पवन वेग यहाँ पे रहेगा, प्रचंड तड़ित झंझा रहेगा, ठीक है। प्रचंड लंबवत यानी ऊपरी मुखी पवन संचलन रहेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे पवन हो गया, पवन संचलन रहेगा। विस्फोटक कपासी वर्षा बादलों द्वारा सर्वाधिक भारी वर्षा आदि, ठीक है। चक्षु वाल यानी दीवार की मेखला की औसत जो चढ़ाई होती है 10 से 20 किलोमीटर होती है। तो देखिए इसकी विशेषता क्या क्या हो गई, यहाँ पे उच्चतम पवन वेग होगा, ठीक है। चक्षु की जो दीवार होगी वहाँ उच्चतम पवन वेग होगा, प्रचंड तड़ित झंझा होगी, प्रचंड लंबवत ऊपरीमुखी पवन संचलन होगा, विस्फोटक कपासी वर्षा द्वारा सर्वाधिक भारी वर्षा यहाँ होगा, ठीक है। और इसकी जो औसत चौड़ाई होगी वह 10 से 20 किलोमीटर होगी। अब हम लोग तीसरा विशेषता इसका देखते हैं, जो, ठीक है, विकास की जो अवस्था है, तीसरी जो विकास की अवस्था है इसको कहते हैं सर्पिल पट्टिका, ठीक है। सर्पिल पट्टिका जो होती है चक्रवात की जो चक्षु की दीवार होती है उसके चारों ओर फैली होती है। मान लीजिए ये दीवार हो गया, ठीक है, दीवार के चारों तरफ फैली होती है, यह इसको कहते हैं सर्पिल पट्टिका, तीसरी इसको, ठीक है, सर्पिल पट्टिका, इसको चक्षु दीवार और यह चक्षु होती है, ठीक है, अंदर। तो सर्पिल पट्टिका जो होती है चक्षु की दीवार को चारों तरफ फैली होती है। इस पट्टिका को वृष्टि पट्टिका भी या पोषक पट्टिका भी कहते हैं। देखिए पूछेगा एग्जाम में निम्न में से किसे वृष्टि पट्टिका कहते हैं, तो ध्यान रहेगा आपको, सर्पिल पट्टिका को वृष्टि पट्टिका कहा जाता है या इसको पोषक पट्टिका भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें घने कपासी बादल एवं तड़ित झंझा होते हैं जिनसे भारी वर्षा होती है। इस पट्टिका की जो चौड़ाई होती है
वो क्या होती है 50 से 80 किलोमीटर, ठीक है। सो इस पट्टिका में ही 50 से 80 किलोमीटर की दूरी पर 2 सर्पिल पट्टिकाएं भी होती हैं। अब हम लोग वलयाकार मेखला देखते हैं। चौथा, सर्पिल पट्टिका को बाहर से घेरे रहती है। इस मेखला में सापेक्षिक आर्द्रता क्या होती है, न्यूनतम होती है। जो सापेक्षिक आर्द्रता कहाँ पे न्यूनतम होगी, तो वलयाकार मेखला में। मेघाच्छादन क्या होगा, अच्छी तरह नहीं हो रहता है। हवा का ऊपर से नीचे की ओर अवतरण होता है। जो हवाएं ऊपर की तरफ जाती हैं अब यह नीचे की तरफ आने लगती है, कहाँ पे, वलयाकार मेखला में, ठीक है। अतः वर्षा बहुत कम होती है। किसमें, वलयाकार मेखला में वर्षा बहुत कम होती है। तो पूछेगा एग्जाम में किस मेखला में हवाएं ऊपर से नीचे की ओर अवतरण होता है, तो आपको ध्यान रखना है वलयाकार मेखला में, ठीक है। तो वर्षा की यहाँ वलयाकार मेखला में वर्षा क्या होती है, बहुत कम होती है। अब हम लोग पांचवा देखते हैं, वाह्य संवहनीय मेखला। वाह्य संवहनीय मेखला, ठीक है। वलयाकार मेखला के चारों ओर व्याप्त होती है क्या, वाह्य संवहनीय मेखला। इस मेखला में हवाओं के अभिसरण के कारण वायुमंडलीय अस्थिरता के कारण संवहनी क्रिया तीव्र होती है। परिणाम स्वरूप, ठीक है, सघन मेघाच्छादन रहता है तथा वर्षा भी पर्याप्त होती है। ज्ञातव्य है कि इस मेखला में ऊपर से नीचे अवतलित वायु के सतह पर वायु प्रवाह तथा बाहर से वायु के आंतरिक प्रवाह के कारण 2 दिशाओं वाली हवाओं का अभिसरण होता है, ठीक है। तो जो वायु संवहनी मेखला होती है, तो हवाएं जब ऊपर से नीचे आ रही थी, ठीक है, तो यह क्या होती थी, प्रवाहित हो रही थी। तो फिर एक हवाएं बाहर से इधर आ रही थी, दोनों में टकरा के यहाँ पे अभिसरण होता था, ठीक। आगे सीमांत मेखला, लास्ट जो है, सीमांत मेखला उष्णकटिबंधीय चक्रवात के सबसे बाहरी भाग को प्रदर्शित करता है। इस मेखला में छिटपुट बादल होता है। संवहनी क्रिया कमजोर हो जाती है। संवहनी क्रिया का मतलब हवाएं गर्म होकर ऊपर उठना को ही संवहनी क्रिया कहते हैं। तो यहाँ तक आते आते संवहनी क्रिया यानी हवाओं का ऊपर की तरफ उठना कमजोर हो जाता है, अतः वर्षा बहुत कम होती है, ठीक। तो हम लोग यहाँ देखे जो चक्रवात था, ठीक है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की क्षैतिज संरचना, क्षैतिज संरचना का मतलब यह उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ये इसकी जो क्षैतिज संरचना थी 6 भागों में डिवाइड हुई थी, ठीक है, 6 भागों में डिवाइड हुई थी। पहला देखिए इस तरह से 6 भागों में, ठीक। तो पहला था चक्रवात का चक्षु, दूसरा था चक्षु दीवार, तीसरा था सर्पिल पट्टिका, चौथा वलयाकार मेखला, पांचवा संवहनीय मेखला, छठवां सीमांत मेखला, ठीक है। अब हम लोग उष्णकटिबंधीय चक्रवात की लंबवत संरचना में धरातली सतह से ऊपर की ओर 3 मेखलाओं या मंडल इसमें होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। मान लीजिए यह उष्णकटिबंधीय चक्रवात इस पूरे इलाके में हो गया, ठीक है। तो ये वाला एरिया क्षैतिज अवस्था में 6 भागों में बट गया, ठीक है। अब हम लोग लंबवत, इसको उष्णकटिबंधीय चक्रवात की लंबवत संरचना के बारे में जानेंगे। इसको 3 मेखलाओं में या मंडल में विभक्त किया जाता है। इस तरह मान लीजिए पहला मंडल, दूसरा मंडल और तीसरा मंडल। तो यह धरातल है, धरातल से यह ऊंचाई वाला भाग है। देखिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, लंबवत यानी ऊपर से नीचे, ठीक है, या नीचे से ऊपर लंबवत हो गया। तो इसको 3 भागों में उष्णकटिबंधीय चक्रवात को विभाजित किया जाता है। अब हम एक एक को जानते हैं, यानी पहले को जानेंगे, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। तो पहले को जानते हैं, आंतरिक प्रवाह परत इसको कहते हैं। पहले को क्या कहते हैं, आंतरिक प्रवाह परत, ये इस तरह समझिए, ठीक है। तो 3 हो गया, पहला, दूसरा और तीसरा। तो इसके बारे में हम लोग जान रहे हैं। इसको आंतरिक प्रवाह परत भी कहते हैं। सबसे निचला यह मंडल होता है यह, ठीक, जिसका धरातली सतह से 3 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तार होता है। जो पहला होता है धरातल या सतह है, यहाँ से 3 किलोमीटर ऊंचाई तक यह पाया जाता है, ठीक है। इस मंडल की अग्र विशेषताएं होती है, यानी निम्नलिखित विशेषताएं होती है। वायु का संचलन केंद्र की ओर होता है। गर्म सागरीय सतह से जल का वाष्पीकरण होता है। जलवाष्प का संघनन होता है। संवहनी क्रिया का विकास होता है। बादल यहाँ पे बनते हैं। संघनन के बाद अवमुक्त जो गुप्त ऊष्मा होती है वह चक्रवातों को ऊर्जा प्रदान करती है, पहली में, ठीक है। दूसरी परत में, यानी अब हम लोग इस परत के बारे में जान रहे हैं, दूसरी परत के बारे में, ठीक। आंतरिक प्रवाह की ऊपरी सीमा यानी धरातली सतह से 3 किलोमीटर से 6 से 7 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक विस्तृत होती है। इसमें चक्रवात का मुख्य चक्रवाती परिसंचरण होता है, जो लगभग वृत्ताकार होता है। अब हम लोग ऊपरी परत या बाह्य प्रवाह परत के बारे में जानेंगे, यानी तीसरा
ऊपर वाला एकदम, इसके बारे में हम लोग अब अध्ययन करेंगे। पहला था, यह दूसरा और ये तीसरा। मध्यवर्ती परत की ऊपरी सीमा यानी 6 से 7 किलोमीटर से ट्रोपोपाज तक विस्तृत होती है। इस परत में वायु का अपसारी परिसंचरण यानी प्रति चक्रवाती परिसंचरण होता है तथा ऊपरी भाग में क्षोभमंडली पछुआ प्रवाह यानी प्रति व्यापारिक प्रवाह हवाएं प्रवाहित होती हैं। तो आप लोगों ने उष्णकटिबंधीय चक्रवात के क्षैतिज, ठीक है, क्षैतिज एवं लंबवत भागों के बारे में एकदम विस्तृत अध्ययन किया था। तो क्षैतिज में 6 भाग थे, 1 2 3 4 5 6 भाग, ठीक है, और लंबवत में 3 भाग, ठीक। तो इसको आप लोगों ने जाना। अब हम लोग देखते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का विश्व वितरण, कहाँ कहाँ यह मतलब पाए जाते हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। यह वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन यह निश्चित तौर पे बहुत ही लाभदायक है, इसलिए हम थोड़ा इसको डिटेल्स में बता रहे हैं जिससे आने वाले समय में आपको एग्जाम में कोई कठिनाई ना हो, ठीक है। तो आप लोग अगर धैर्यपूर्वक इस वीडियो को देख रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपको एग्जाम में बहुत ही लाभदायक होगा, ठीक है। तो विश्व वितरण देखते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात मुख्य रूप से यहाँ देखिए गड़बड़ हो जा रहा है, 30 डिग्री से 30 डिग्री, ठीक है, यानी दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में सागरों के ऊपर पाए जाते हैं तथा महाद्वीपों के तटीय भाग को प्रवाहित करने के बाद समाप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो जा रहा है। जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है मुख्य रूप से 30 डिग्री उत्तरी से 30 डिग्री दक्षिणी जो अक्षांश होता है उसके मध्य पाए जाते हैं, इस तरह, ठीक है, यहाँ पे पाए जाते हैं। और ये क्या होते हैं, महासागरों के ऊपर विकास इनका होता है और महाद्वीपों के तटीय भाग को प्रभावित करते हैं। बाद में यह क्या होता है, समाप्त हो जाते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होते हैं उष्णकटिबंधीय भागों में कहीं ना कहीं उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का कोई ना कोई रूप अवश्य देखने को मिलता है, परंतु हरिकेन जो होता है दक्षिणी अटलांटिक महासागर और दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर तथा भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री अक्षांशों के मध्य बिल्कुल नहीं देखे जाते हैं। तो जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है या हरिकेन जो होता है वह कहाँ कहाँ नहीं पाया जाता है, तो दक्षिण अटलांटिक महासागर में यह नहीं पाया जाता है, दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर में यह नहीं पाया जाता है, साथ ही साथ भूमध्य रेखा के दोनों तरफ 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं नहीं पाया जाता। तो आप लोगों को 3 एरिया ध्यान देना है, कहाँ कहाँ, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी पूर्वी प्रशांत महासागर और भूमध्य रेखा के दोनों तरफ, ठीक है, 5 डिग्री से 5 डिग्री अक्षांश के बीच उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ में पूछ देगा निम्न में से किस, ठीक है, किस स्थान पे उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं पाए जाते हैं, तो ध्यान देंगे आपको अटलांटिक दक्षिणी अटलांटिक महासागर दिया रहेगा ऑप्शन में, तो वो नहीं होगा, दक्षिणी पूर्वी प्रशांत महासागर में नहीं होगा और भूमध्य रेखा के दोनों तरफ 5 डिग्री से 5 डिग्री के बीच नहीं पाया जाता है, ठीक है, बाकी हर जगह पाया जाता है। अब हम लोग उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं, ठीक है, उष्णकटिबंधीय भागों में जो उष्णकटिबंधीय भागों होते हैं चक्रवात, ठीक है, उष्णकटिबंधीय भागों में चक्रवातों के 6 प्रमुख प्रदेश पाए जाते हैं। जो उष्णकटिबंधीय भाग हैं वहाँ पे जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है उसके 6 प्रमुख प्रदेश पाए जाते हैं। आप कौन कौन प्रदेश हैं देखिए, पहला जो है पश्चिमी द्वीप समूह मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर, दूसरा पश्चिमी उत्तरी प्रशांत महासागर, फिलीपाइंस द्वीपमाला, चीन सागर, पूर्वी चीन सागर, जापान द्वीपमाला यहाँ पे, साथ ही साथ अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी, फिर दक्षिण हिंद महासागर मेडागास्कर के आसपास, फिर पश्चिमी दक्षिणी प्रशांत महासागर, फिर ऑस्ट्रेलिया का उत्तर तटीय भाग, यहाँ पे उष्णकटिबंधीय चक्रवात पाए जाते हैं। अब हम लोग थोड़ा मैप में देखते हैं कहाँ कहाँ। देखिए जो पहला जो है पश्चिमी द्वीप समूह मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर, तो यानी यह इलाका पहला, ठीक है। दूसरा जो है पश्चिमी उत्तर यानी उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर जिसमें पश्चिमी फिलीपाइंस है, चीन सागर है, पूर्वी चीन सागर है, जापान है, यानी यह इलाका, ठीक है, यहाँ पे। तीसरा जो है वह है अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी, यानी इन क्षेत्रों में, ठीक है। जो चौथा है दक्षिणी हिंद महासागर यानी यहाँ पे, ठीक है। जो पांचवा है पश्चिमी दक्षिणी प्रशांत महासागर, पश्चिमी दक्षिणी प्रशांत महासागर, ठीक है। तो पश्चिमी दक्षिणी जो है
यानी ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी दक्षिणी प्रशांत महासागर यानी ऑस्ट्रेलिया वाला एरिया, ठीक है। और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी तटीय भाग, ऑस्ट्रेलिया का जो उत्तरी तटीय भाग यहाँ पे भी पाया जाता है, ठीक। इन स्थानों पे उष्णकटिबंधीय चक्रवात पाए जाते हैं। 3 जगह नहीं पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ? दक्षिणी अटलांटिक महासागर उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं उत्पन्न होते हैं, साथ ही पूर्वी प्रशांत महासागर, ठीक है, यहाँ पे चक्रवात नहीं उत्पन्न होते। साथ ही साथ जो विषुवत रेखा है उसके दोनों ओर 5 डिग्री से 5 डिग्री अक्षांशों के बीच यह चक्रवात नहीं पाए जाते। तो 3 स्थान आप जरूर ध्यान रखेंगे। अब हम लोग विश्व के विभिन्न भागों में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को अलग अलग नाम से जाना जाता है, उसको हम लोग देखते हैं। जैसे उत्तरी अटलांटिक महासागर खासकर कैरिबियन सागर में तथा दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में इन्हें क्या कहते हैं? हरिकेन कहा जाता है। उत्तरी प्रशांत महासागर खासकर चीन सागर, चीन के पूर्वी एवं दक्षिणी तटीय प्रदेश में, फिलीपाइंस तथा दक्षिण पूर्वी एशिया में इसको क्या कहते हैं? टाइफून के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ बांग्लादेश, भारत के पूर्वी तटीय प्रदेश में इसको चक्रवात और ऑस्ट्रेलिया में इसको बिली बिली कहा जाता है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा उष्णकटिबंधीय चक्रवात से संबंधित मौसम देख लेते हैं। जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात जब आता है तो क्या होता है? पहले वायु क्या हो जाती है? मंद पड़ जाती है, परंतु शीघ्र ही तापमान बढ़ने लगता है, फिर वायुदाब घटने लगेगा। जब तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा? वायुदाब घटने लगेगा तथा वायु का वेग क्या हो जाएगा? यानी हवा तेजी से चलने लगेगी। आकाश पर क्या होगा? पश्चात बादल यानी पश्चात मेघ यानी क्या होगा? दिखने लगेंगे। और सागर में ऊंची ऊंची तरंगे उठने लगेगी। जैसे ही चक्रवात नज़दीक आ जाता है हवाएं तूफान का रूप धारण कर लेती हैं। आकाश काले कपासी बरसी बादल से छा जाते हैं। भीषण मूसलाधार वर्षा प्रारंभ हो जाती है। वर्षा का सामान्य औसत 10 से 25 सेंटीमीटर होता है, परंतु इसके मार्ग में अवरोध आ जाने के कारण 25 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाती है। आकाश पूर्णतः मेघाच्छादन हो जाता है, जिस कारण दृश्यता समाप्त हो जाती है। यह स्थिति कुछ घंटे तक रहती है। इसके बाद अचानक वायु शांत पड़ जाती है, आकाश मेघ रहित हो जाता है तथा मौसम क्या होता है? साफ हो जाता है, वर्षा रुक जाती है। यह लक्षण चक्रवात के चक्षु या दीवार का परिचायक होती है। वायुदाब न्यूनतम होता है। यह अवस्था लगभग आधे घंटे तक रहती है। इसके बाद चक्रवात का पृष्ठभाग आ जाता है, घनघोर वर्षा प्रारंभ हो जाती है। यह दशा लंबे समय तक बनी रहती है। जैसे जैसे चक्रवात आगे बढ़ता है और वायुदाब बढ़ता जाता है, वायु वेग मंद पड़ने लगती है तथा बादलों का आवरण हल्का हो जाने से वर्षा क्षीण हो जाती है। चक्रवात के आगे निकल जाने पर आकाश से बादल छट जाते हैं और मौसम साफ हो जाता है। तो मान लीजिए यह उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न हो गया, ठीक है। तो जब उत्पन्न हो गया तो केंद्र में क्या होता है? जश होता है, दीवार होता है। तो यह चक्रवात क्या होते हैं? पूरब से पश्चिम की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जब आगे बढ़ेंगे, मान लीजिए यह महाद्वीप है, यहाँ महाद्वीप है, जो है चक्रवात, यह है चक्रवात, ठीक। तो चक्रवात जब आएगा यहाँ इस महाद्वीपों के पास जब आएगा यह चक्रवात, तो पहले यह क्या पड़ेगा? यह वाला एरिया पड़ेगा। तो जब यह एरिया पड़ेगा तो यहाँ पे वर्षा होगी, लेकिन यह एरिया, ठीक है, जब यह एरिया आएगा यहाँ पे तो क्या होगा? वर्षा से रुक जाएगी, क्योंकि दीवार है ना, तो सॉरी चक्षु है, यहाँ चक्षु मतलब आँख है चक्रवात का। तो यहाँ जब यह जिस स्थान पे यह क्षेत्र पड़ जाता है वहाँ पे वर्षा रुक जाती है, लेकिन जब यह आगे बढ़ता है फिर यह एरिया आ जाता है, फिर वर्षा होने लगती है, ठीक। तो आई होप आप लोगों को यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।